हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बोला गया है प्रूफ करिए प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये इरेशनल और रैशनल नंबर क्या होते हैं। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है, यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उन सभी संख्याओं को रैशनल नंबर कहा जाता है। P/Q का मतलब है कि आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में जैसे लिख सकें, जैसे कि 4/5, 4/5 लिखा हुआ है। 4 जो है न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, तो इस नंबर को, इस संख्या को हम रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे 2/3 हो गया, 1/5 हो गया, जैसे कि 2 भी हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या को आप 1 से डिवाइड दे सकते हो। जब 1 से डिवाइड देंगे तो संख्या को कैसे हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी कि ये संख्या कौन सी हो गई, रैशनल नंबर हो गई। अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर में वो सभी संख्याएं आती हैं जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में या P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.134 ... आप इसको P/Q यानी कि बटे के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर संख्या ये होती 2.414 तो मैं इसे अपॉन में लिख सकता हूँ, यानी कि P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा और नीचे आप कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आपको P/Q फॉर्म में मिल गई है। लेकिन जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे 2.134 ... आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं। हम अपॉन में तभी जितने, अब ऊपर कितने अंक बाद दशमलव था, पॉइंट लगा हुआ था, 2 अंकों बाद था, तो मैंने 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए। मान लीजिए कि एक संख्या और होती तो मैं क्या करता, इस पॉइंट को हटा देता, 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो और मैं 3 जीरो में अपॉन में बढ़ा देता, यानी डिनोमिनेटर में बढ़ा देता। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे पता ही ना हो कि न्यूमरेटर में कितने पॉइंट, कितने नंबर बाद, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या मैं न्यूमरेटर में जीरो बढ़ा सकता हूँ? नहीं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4 5 6 और 7 लगातार चलते जा रहे हैं, यानी कि मुझे पता नहीं है कि पॉइंट्स के बाद कितने सारे अंक हैं, कितने सारे नंबर हैं। या तो मुझे पता चल जाएगा भाई 1000 अंक हैं, आगे 1 2 3 इस तरीके से 1000 अंक लिखे हैं, तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे 1000 जीरो बढ़ा दूंगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि पॉइंट के पहले कितने नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे अपॉन में संख्याएं या जीरो नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर जैसे कि √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर आप इसे मोबाइल में या आपके पास कैलकुलेटर है, अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1.414 ... ये संख्या कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब जब ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी तो क्या मैं अपॉन में कितने भी जीरो लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर में कितने अंक हैं। जितने अंक होंगे उन सभी अंकों को हटा के मैं उतनी ही संख्या में डिनोमिनेटर में मैं जीरो बढ़ा दूंगा। तो इसी तरीके से √2 और √5 भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी, इसका भी जो वैल्यू आती है अगर आप देखेंगे तो 2 पॉइंट कुछ करके आती जाती है, और ये पॉइंट के बाद की संख्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। और जब ये संख्याएं खत्म नहीं होती हैं, यानी कि हमें पता नहीं होता कि 2 के बाद कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इन्हें भी हम डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं लिख सकते, यानी कि इसे भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो मैं इसे दूसरे तरीके से प्रूफ करूँगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं मान के चलूँगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। मैं उल्टा मान के चलूँगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही किया जाता है। कैसे करूँगा मैं? लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर √5 रैशनल नंबर है तो मैं √5 को किस तरीके से लिख सकता हूँ? P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर P and Q are 2
को प्राइम फैक्टर्स। अगर √5 रैशनल नंबर है तो मैं इसे P/Q में के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर P और Q क्या है, को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका आंसर जैसे कि 16/24 आता है, तो हम क्या आंसर को इसी तरीके से लिखा रहने देते हैं? नहीं, हम इनको दोनों को उस संख्या से डिवाइड देते हैं जिनका दोनों में डिवाइड चला जाता है। जैसे हम यहाँ पे 2 का डिवाइड देंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आंसर आपका 8/12। हम अभी भी इसे इस रूप में नहीं लिखते हैं। हमारा आंसर तब तक हम नहीं लिखते हैं जब तक कोई कॉमन फैक्टर होता है। जब कॉमन कोई फैक्टर होता है तो हम उसका बार बार डिवाइड करते हैं। जैसे कि 8 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या आता है? 2 आता है, 4 भी आता है। मैं 2 से दोबारा डिवाइड दे रहा हूँ, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, आंसर हमारा 4/6 आ गया। लेकिन अभी भी इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो मैं फिर से इसे डिवाइड दूंगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब मैंने देखा कि मेरा जो आंसर आया है ये 2/3 आया है। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिसका डिवाइड 2 और 3 दोनों में ही चला जाता है? नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका डिवाइड 2 और 3 में चला जाता है। तो इन दोनों संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम? को प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। ये दोनों को प्राइम फैक्टर नहीं थी, 16 और 24 को प्राइम फैक्टर नहीं थी, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 का डिवाइड 16 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा। 4 का डिवाइड 16 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा। 8 का डिवाइड 16 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 8 और 12 ये भी को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इन दोनों में ही 2 और 4 का डिवाइड जाएगा। 4 और 6 भी को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही संख्याओं में 2 का डिवाइड चला जाता है। लेकिन 2/3 एक को प्राइम फैक्टर है। इसमें किसी दूसरी संख्या, कोई एक संख्या का दोनों में डिवाइड नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं √5 = P/Q लिख रहा हूं तो P और Q का मतलब ऐसा है कि इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था। चलिए हम आगे देखते हैं। अब मैं लिखूंगा बाय स्क्वायरिंग। चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। P का स्क्वायर करूंगा तो ये P² हो जाएगा, अपॉन में Q का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा Q² हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Q² को इधर लेकर के आ रहा हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 5Q² = P²। अब मैं Q² की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये आ जा रहा है P² अपॉन 5 जो मल्टीप्लाई में था उधर जा कर के ये डिवाइड में हो गया है। अब जरा यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि मान लीजिए जब मुझे कोई x की वैल्यू निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 4x = 8, तो मैं सॉल्व कैसे करता हूँ? x = 8/4 और x = 4 2 जा 8। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 2 आई है। क्यों आई है, कैसे आई है? कि आपने जब 4 का डिवाइड 8 में दिया तभी तो ये 2 आया। जब आप 4 का डिवाइड 8 में करेंगे तभी तो ये x आएगा। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जब आप 4 में 8 का डिवाइड कर रहे हैं तभी x की वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं देखूंगा कि जब P² में 5 का डिवाइड जा रहा है तभी तो ये Q² आ रहा है। आपको इस एग्जांपल से समझना होगा। यहाँ से जब 4 का डिवाइड 8 में जा रहा है तभी x की वैल्यू आ रही है, x की मान आ रहा है। सेम इसी तरीके से जब P² में भी 5 का डिवाइड जाएगा तभी Q² आएगा। यानी कि P² में कहीं ना कहीं, P² में अगर 5 का डिवाइड जा रहा है तो P² में कोई ना कोई फैक्टर ऐसा जरूर होगा जिसमें 5 होगा। समझ रहे? जैसे कि ये लिखा है 4 का डिवाइड 8 में क्यों गया? क्योंकि अगर आप 8 के फैक्टर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 4 जरूर आएगा। देख लीजिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे ये 4 लिखा है, तो देखो 8 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो ये 4 आ रहा है। 2 2 जा 4 तभी तो डिवाइड गया। डिवाइड जाते कैसे? ऐसे ही जाते हैं, सेम इसी तरीके से जाते हैं। 4 का डिवाइड 8 में इस वजह से गया क्योंकि 8 के जब आप फैक्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 जरूर आएगा। 100% है, ये जरूर आना है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 में डिवाइड 2 का दे रहे हैं तो 10 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 5 जा 10। क्यों गया? क्योंकि अगर आप 10 के फैक्टर करेंगे, चलिए मैं 10 के फैक्टर कर ले रहा हूँ, 2 5 जा 10 हो गया। नीचे मैंने ये 2 लिख दिया, तो देखिए 10 के फैक्टर में 2 आ रहा है, इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा। सेम इसी तरीके से जब P² में कहीं ना कहीं इसके फैक्टर में 5 जरूर होगा तभी 5 से ये P² कट रहा है और Q² आ रहा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? देयर इज
ए फैक्टर ऑफ 5 इन पी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। पी स्क्वायर हैज़ ए फैक्टर ऑफ 5, यानी कि पी स्क्वायर में एक फैक्टर 5 जरूर है। जिस तरीके से यहाँ पे 10 दो से डिवाइड किया था 10 का तो 5 आ गया था, इसी तरीके से 5 को जब पी स्क्वायर में डिवाइड किया तब क्यू स्क्वायर आया हुआ है, यानी कि पी स्क्वायर में कहीं ना कहीं 5 है। अब जब पी स्क्वायर में 5 है, यानी कि 5 का डिवाइड जब पी स्क्वायर में भी चला जा रहा है तो इसके पी में भी 5 का डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जांपल जब ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए 36 में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 या 2, 2 8 या 16, ये डिवाइड चला गया, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो 6 में भी 2 का डिवाइड 2 3 या 6 जाता है कि नहीं जाता। अगर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये समझाया हुआ है, अगर पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है तो पी में भी 5 का डिवाइड जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो पी हैज़ ए फैक्टर ऑफ 5, कहीं ना कहीं पी में भी एक फैक्टर 5 होगा। इसको दोबारा समझने की कोशिश करें इस लाइन को, ये ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। देखिएगा, पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है तभी क्यू स्क्वायर आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा क्यों रहा है, क्योंकि अगर पी स्क्वायर के आप फैक्टर करें, हालांकि पी स्क्वायर के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, फैक्टर होते हैं संख्याओं के फैक्टर होते हैं, जैसे 10 के हो गया, 12 का हो गया, 16 का हो गया, 24 का हो गया, इस तरीके से आप पी स्क्वायर का हम यहाँ फैक्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि पी स्क्वायर में जब 5 का डिवाइड गया है तभी क्यू स्क्वायर आया है, और पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा क्यों, ये तभी जाएगा जब पी स्क्वायर में कहीं ना कहीं इसके फैक्टर में 5 जरूर आएगा। ये समझने वाली बात है। दूसरा, अगर आपके पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। अब पी 5 से डिवाइड क्यों हो रहा है, कोई संख्या किसी से डिवाइड क्यों होती है, क्योंकि पी में भी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर ऐसा होगा जो 5 होगा, तो 5 से 5 कट जा रहा होगा। यानी कि इस पी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक फैक्टर मैंने 5 मान लिया और दूसरा फैक्टर मैंने सी मान लिया। इसको भी समझे ज़रा, जैसे मान लीजिए 10 का डिवाइड मैंने 2 का डिवाइड मैंने 10 में किया तो 2 5 या 10 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 × 5 अपॉन में ये वाला 2, तो 2 से 2 कट गया, ये 5 बच गया। अब मान लीजिए, अब मैं पी स्क्वायर के या पी के फैक्टर तो नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से फैक्टर तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पी को मान ले रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा कि 5 × सी। सी का मतलब है कोई और संख्याएं होंगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ये 5 कुछ और संख्याएं हैं। अभी तो मुझे पता है कि 2 5 या 10 होता है, मान लीजिए मुझे पता नहीं होता कि 10 के फैक्टर क्या हैं, तो मैं इस 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ कि भाई सी लिख देता हूँ कि 2 से 2 कट जाएगा। हमें मतलब 2 से है कि इस 10 में कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा, तभी 2 से 2 डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से P 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि P में कहीं ना कहीं 5 जरूर आ रहा होगा, तो बाकी के भी तो फैक्टर हो रहे होंगे। जैसे 2 में 10 के 2 फैक्टर हैं, तो बाकी के भी फैक्टर हैं, 5 है जैसे कि, तो मैंने यहाँ पे P को क्या मान लिया है कि एक तो फैक्टर इसका 5 मान लिया, और जो बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं कुछ देर के लिए मैंने C मान लिया, तो मैंने P = 5 लिख दिया है। अब मैं पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट मैं मान लेता हूँ इस वाले को यहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्यू स्क्वायर को मैंने क्यू स्क्वायर किया, ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर, तो पी की जगह पे मैंने लिख दिया 5c, और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है अपॉन में 5, तो मैंने ये अपॉन में 5 कर दिया। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर = 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में ये वाला 5, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर = 5 का 25 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5c स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको लिख रहा हूँ सी स्क्वायर = क्यू स्क्वायर, ये जो 5 मल्टीप्लाई में था सी स्क्वायर के, इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर से वही सिचुएशन बन रही जो इक्वेशन फर्स्ट में बन रही थी, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यानी कि क्यू स्क्वायर में 5 का डिवाइड गया है तभी सी स्क्वायर आया है,
यानी कि क्यू स्क्वायर हैज़ ए फैक्टर ऑफ 5। क्यू स्क्वायर में कहीं ना कोई फैक्टर 5 जरूर होगा, तभी 5 का डिवाइड क्यू स्क्वायर में गया है। अब जब क्यू स्क्वायर में 5 का डिवाइड गया है तो क्यू में भी 5 का डिवाइड जाना चाहिए। अब क्यू में 5 का डिवाइड क्यों जाएगा? क्योंकि ऑल्सो क्यू हैज़ ए फैक्टर ऑफ 5। जैसे कि यहाँ पे P में भी कोई फैक्टर 5 जरूर होगा, तभी P में डिवाइड जा रहा है। सेम इसी तरीके से जब क्यू स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है तो क्यू स्क्वायर में कोई ना कोई फैक्टर ऐसा जरूर होगा जो 5 होगा, कम से कम एक तो होगा। इसी तरीके से जब क्यू स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है तो क्यू में भी जाएगा, लेकिन डिवाइड जाता क्यों है? क्योंकि क्यू में भी एक फैक्टर ऐसा जरूर होगा जो 5 होगा। अब ज़रा क्वेश्चन समझें। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको जब सॉल्व कराया हुआ था तब मैंने बोला था √5 को अगर रैशनल नंबर मानेंगे तो P/Q में फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q क्या हैं? दोनों को प्राइम फैक्टर्स हैं। को प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो जरा देखिए P में क्या आ गया? P में एक कॉमन फैक्टर आया, क्या आया? 5। और Q में भी एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5। यानी कि 5 का डिवाइड P में भी जा रहा है और 5 का डिवाइड Q में भी जा रहा है। तो क्या P और Q दोनों को प्राइम फैक्टर हुए? नहीं हुए। इसका मतलब हमने जो माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है, जो कि मैंने गलत माना था। तो क्या हो जाएगा? √5 एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाया हुआ है। जिन बच्चों को पता करना है या लिखना है, वो समझना है कि हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है या फेयर कॉपी में हमें किस तरीके से लिखना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल दिया गया है, वहाँ पे लिंक दिया है। वहाँ मैंने अच्छी तरीके से बताया है, आपको सारी चीज़ें लिख करके बताई। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होगी, कहाँ पर कैसी लैंग्वेज होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए जा करके, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।